आज तक आपने हिंदुस्तान की फेमस लैला मजनू की लव स्टोरी के बारे में तो सुना होगा, या फिर मैं कहूँ चाइनीज़ की फेमस लव स्टोरी लुसानचे के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आपने माँ और बेटे की लव स्टोरी के बारे में शायद ही सुना होगा, या फिर मैं कहूँ पिता और बेटे की लव स्टोरी के बारे में। आज मैं आपके सामने ऐसे ही प्यारी सी लव स्टोरी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है बी विथ यू। साल 2018 में रिलीज हुई कोरियन मूवी रोमांस से भरपूर है और इसकी IMDb रेटिंग है 7.7 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी है। और इस कहानी के अंत में एक छोटा सा ट्विस्ट है जो कि इस कहानी को काफ़ी बेहतर बनाता है। साथ ही साथ एक कहानी के अंत में ये आपको हंसा और रुला दोनों देगी। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए कहानी को शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी कहानी के साथ, और इस कहानी में हमें दिखाया जाता है पृथ्वी और बादलों के बीच एक अजीब सा संबंध है। जब किसी इंसान की मौत हो जाती है वो सीधे हेवन पहुंच जाता है, यानी स्वर्ग में, जहां मामा पेंगुइन स्वर्ग के जमे हुए बादलों के बीच एक छोटे से होल से पृथ्वी को देखती रहती है और रोती रहती है। और जब साल में एक बार रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है, उस बारिश के बूंदों से एक ट्रैक बन जाती है और जहां से एक ट्रेन सीधे स्वर्ग के बादलों को चीरते हुए बाहर पृथ्वी पर आती है। मामा पेंगुइन उसी ट्रेन में बैठकर पृथ्वी पर आती है, जो कि एक टनल से गुजरकर एक छोटे से स्टेशन पर आकर रुक जाती है, जहां हमें पता चलता है एक छोटा सा बेबी येलो रेनकोट पहनकर वहां पर उसका इंतजार कर रहा होता है और रोने लगता है। मामा पेंगुइन उस ट्रेन में से उतरती है और अपने बेटे को देखती है। कुछ पल के लिए दोनों जन एक दूसरे को देखते रहते हैं और रोने लगते हैं। फिर बेबी पेंगुइन मामा पेंगुइन को जोर से हग करती है, यानी गले मिलती है। तब एक छोटा सा मिरेकल हो जाता है। मामा पेंगुइन के आई ड्रॉप यानी कि आंसू बूंद बनकर आसमान में उस बारिश में गायब हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को मिलकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो दोनों काफ़ी सारी गेम खेलते हैं। मामा पेंगुइन अपने बेटे को फिश पकड़ना सिखाती है। वो दोनों उस पल को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हैं। अब रेनी सीजन लगभग ख़त्म होने आता है और मामा पेंगुइन को फिर से अपने स्वर्ग में लौटना पड़ता है, क्योंकि उस बारिश के बूंदों से बनी ट्रेन वो आखिरी होती है। अगर वो ट्रेन उसने मिस कर दी तो वो कभी भी अपने बेबी पेंगुइन को आसमान से देख नहीं पाएगी। और इस वजह से मामा पेंगुइन काफ़ी उदास हो जाती है, लेकिन वो रोती नहीं। वो अपने बेबी को जोर से हग करती है और गुड बाय कर कर उस ट्रेन में बैठ जाती है। मामा पेंगुइन रिटर्न अपने स्वर्ग में बने क्लाउड आइलैंड में पहुंच जाती है, जहां से वो बादलों के बीच से एक छोटे से होल से अपने बेबी को देखती है, पर वो अब रोती नहीं है। और इस प्यारी सी कहानी को जीहू नाम का छोटा सा लड़का पढ़ रहा होता है। वो अपनी स्टोरी बुक बंद कर देता है और अपने कमरे के डोर से अपने पिता को देखता है, जो कि काफ़ी उदास है, क्योंकि आज उसकी मामा का फ्यूनरल होता है। जीहू अपनी मॉम से कहता है हम फिर मिलेंगे। अब पूरे 1 साल हो जाते हैं और समर चल रहा होता है, और ये साल होता है 2006 का। और रात के 3 बजे जीहू के पापा यानी वू जिन हर रोज़ की तरह साइकिल पर बैठकर क्लब पहुंच जाते हैं, जहां वो स्विमिंग पूल को क्लीन करने का काम करते हैं। वो अपने काम को पूरी ईमानदारी से और मेहनत से करते हैं। यहाँ जीहू की आंखें खुल जाती है और वो अपने मॉम के बेडरूम में जाता है, जहाँ एक कबर्ड के अंदर वो जाकर सो जाता है। अब सुबह हो जाती है। जीहू के पापा वू जिन घर पर वापस आ जाते हैं। यहाँ उसके पापा उसके लिए और उसके बेटे के लिए नाश्ता बनाते हैं। वू जिन अपने बेटे को आवाज़ लगाता है कि उठ जाओ, स्कूल जाना है, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं होता। वू जिन फिर से आवाज़ लगाता है और कहता है कि तुम फिर से मामा के कबर्ड में जाकर सो गए, उठ जाओ, नाश्ता तैयार है। जीहू वहाँ से उठता है और सीधे टीवी के पास आकर बैठ जाता है, जहाँ टीवी के ऊपर न्यूज़ चल रही होती है और उसमें ये कहा जाता है तापमान में 30% डिग्री बढ़ोतरी होने की वजह से तापमान में 3-4 डिग्री ज़्यादा गर्मी पड़ गई है और इस वजह से काफ़ी सारी बारिश होने की संभावना है। और इस वजह से जल्दी ही रेनी सीजन आ सकता है, वो भी आखिरी हफ्ते में। जीहू आइसलैंड में हैवी रेन ड्रॉप गिर चुकी थी और सीजनल में बारिश मुंह होते होते नॉर्थ वर्ल्ड में आ सकती है। और ये न्यूज़ देखकर जीहू अपने पापा के पास आ जाता है
और कहता है, पापा बारिश आने का समय हो चुका है, सही है ना? पापा कहते हैं, हाँ ये तो सही है, लेकिन इस समय बारिश आती भी है और जाती भी है, वो कंटिन्यू नहीं गिरती। जीहू कहता है, पापा जीहू आइसलैंड में तो बारिश गिरना तो शुरू हो गई है। पापा कहते हैं, तुम चिंता मत करो, यहाँ पर भी बारिश जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी, तुम पहले नाश्ता कर लो। जीहू कहता है, पापा अब एक्साइटमेंट तो हो ना? पापा कहते हैं, इसका मतलब क्या है? जीहू कहता है, मामा जल्द से जल्द आने वाली है, जब यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। पापा उसे कहते हैं, हाँ ठीक है, पहले तुम नाश्ता कर लो, हमें लेट हो रहा है। जीहू कहता है, डोंट वरी पापा, मामा ने मुझे प्रॉमिस किया है, वो ज़रूर आएगी और बुक में भी यही कहा है। फिर वो दोनों नाश्ता करते हैं और स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जीहू अपना येलो रेनकोट पहनकर वहाँ रेडी हो जाता है। जीहू अपने पापा से कहता है, पापा आपने मेडिसिन नहीं ली, वो ले लो। फिर वो दोनों मम्मा के फ़ोटो को किस कर कर वहाँ से निकलते हैं और वहाँ से वो सीधे स्कूल पहुँच जाते हैं। वूजिन अपने बेटे से कहता है, स्कूल में से छूटने के बाद तुम सीधे अंकल होंग के पास चले जाना। वो आगे कहता है, अब तुम स्कूल में जाओ और क्लास को अच्छे से अटेंड करो। वूजिन वहाँ से सीधे अपने क्लब चला जाता है जहाँ वो काम करता है। वहाँ एक लड़की होती है जो कि वूजिन को काफ़ी पसंद करती है। तभी वहाँ स्विमिंग ट्रेनर आ जाता है और वो उस लड़की को कॉफ़ी ऑफर करता है। लड़की कॉफ़ी लेने से मना कर देती है। असल में वो लड़की वूजिन को पसंद करती है और वो ट्रेनर उस लड़की को पसंद करता है और ये बात उस ट्रेनर को पता होती है, इसलिए वो उसके ऊपर गुस्से से और सख्ती से पेश आता है। आगे हमें होंग दिखाया जाता है और उसकी एक बेकरी की दुकान होती है। स्कूल से छूटने के बाद जीहू अंकल होंग के पास आ जाता है। अंकल होंग उसे पूछते हैं कि तुम्हारा चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है, स्कूल में क्या हुआ? जीहू कहता है, कुछ नहीं। होंग पूछता है, सच बताओ क्या हुआ था? जीहू होंग से पूछता है कि मेरे पापा तेज़ भागते क्यों नहीं? होंग कहता है, तुम्हारे पापा ज़्यादा मात्रा में हार्ड वर्क करते हैं, इस वजह से वो थक जाते हैं, इसलिए वो तेज़ भागते नहीं। होंग आगे कहता है, और वैसे भी तेज़ भागने से एक्सीडेंट हो जाता है, मैंने टीवी में देखा था, लेकिन तुम पापा को तेज़ दौड़ाना क्यों चाहते हो? जीहू कहता है कि मेरे स्कूल में एक स्पोर्ट है और उसमें सभी को पार्टिसिपेट लेना है और वो भी अपने पापा के साथ। होंग कहता है, डोंट वरी, पापा की जगह पे मैं आ जाऊंगा। जीहू कहता है, लेकिन आपके लेग्स तो बड़े छोटे हैं और इसलिए आप तेज़ दौड़ नहीं सकते। तभी होंग कहता है कि तुम इधर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। होंग कहता है कि मेरे इस कपड़े में मेरे लेग छोटे लग रहे हैं, लेकिन मेरे लेग्स काफ़ी बड़े हैं। और ये सुनकर जीहू काफ़ी खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर वूजिन आ जाता है और जीहू अपने पापा को गले लगाता है। पापा उसे पूछते हैं, क्या बात है, आज तुम बड़े खुश लग रहे हो? वो कहता है, पापा अंकल होंग मेरे साथ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट लेने वाले हैं, क्योंकि उनके लेग काफ़ी बड़े हैं और इस वजह से हम जीत जाएंगे। पापा कहते हैं, वाओ ग्रेट। इतना कहकर जीहू दुकान में से बाहर चला जाता है। होंग वूजिन से ये कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने एक सुंदर सी लड़की देखी है। वूजिन उसकी बात सुन लेता है और बिना रिएक्शन दिए वहाँ से चला जाता है। और अब दूसरे दिन सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ग्राउंड पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ वूजिन अपने बेटे के पास पहुँचने के लिए वहाँ रेडी हो जाता है। तभी वहाँ स्विमिंग ट्रेनर आ जाता है और वो उसे जानबूझकर वूजिन को टाइम वेस्ट करने के लिए उसे काम पे लगा देता है। वो उसे सीलिंग की लाइट चेंज करने को कहता है। दूसरी तरफ स्कूल ग्राउंड में होंग जीहू से ये कहता है कि मैं 3 सेकंड में फुल स्पीड में दौड़ूंगा, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। तभी जीहू को कॉम्पिटिटर उसे बुलाता है। वो उसे कहता है, इस गेम को अपने पापा के साथ पार्टिसिपेट करना है, किसी और के साथ नहीं। और होंग भी पूरी तैयारी के साथ ग्राउंड पर आया होता है। वो अपनी लेग्स को बड़ा दिखाने के लिए वो अपनी पैंट को पूरी पेट पर ले लेता है ताकि उसके लेग काफ़ी लंबे दिख सके। जीहू अंकल होंग के पास आ जाता है और उन्हें कहता है कि इस गेम को हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि इस गेम में हमारे पापा के साथ पार्टिसिपेट करना है और आप मेरे पापा नहीं हो। तभी वूजिन वहाँ पर आ जाता है और वो अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे ये कहता है कि चलो हम इस गेम में पार्टिसिपेट ले लेते हैं और इस गेम को जीतते हैं। अब गेम स्टार्ट हो जाता है। सभी बेटे अपने हाथ में स्टिक पकड़कर अपने पेरेंट्स के हाथ में दे देते हैं और यहाँ वूजिन भी काफ़ी घबराया हुआ होता है। जीहू उसके हाथ में स्टिक पकड़ा देता है। उसके बाद वो नीचे गर्दन कर कर चला जाता है।
क्योंकि उसने अपने पापा की स्पीड देख ली थी, इसलिए वो अपना फेस लटका कर बाहर जाता है। तभी हु जिन अपने बेटे को देख लेता है और अपनी स्पीड बढ़ा देता है ताकि इस रेस को वो जीत सके। वो रेस लगभग जीतने ही वाला होता है। इस बीच उसे चक्कर आ जाती है और वो नीचे गिर जाता है। कुछ देर बाद हु जिन अपने बेटे से ये कहता है कि मैंने आज गेम को पूरी तरह से ख़राब कर दिया। जीहू कहता है नहीं पापा, आपने कुछ भी ख़राब नहीं किया। वो आगे कहता है आप भी मुझे मम्मी की तरह छोड़कर तो नहीं जाओगे ना। हु जिन अपने बेटे से कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। जीहू कहता है पापा, घर पहुँचने के बाद हमें बेडशीट धोना पड़ेगा। पापा पूछते हैं कि क्यों। जीहू कहता है अंकल होंग ने कहा था कि लगभग बारिश शुरू होने वाली है। पापा कहते हैं हो तो हमें जल्द से जल्द घर पर पहुंचना होगा ताकि हम बेडशीट धो सके। फिर वो दोनों जन रास्ते में खूब मज़े करते करते घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद वो दोनों जन मिलकर बेडशीट धो देते हैं। उस रात जीहू सोने के बाद हु जिन अपनी पुरानी वीडियो टेप चलाकर देख रहा होता है और इसे देखते देखते वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। अब सुबह हो जाती है, बारिश शुरू हो जाती है और बारिश की बूंदों के आवाज़ से जीहू की आंखें खुल जाती है और वो अपने पापा को आवाज़ लगाता है। फिर वो जीहू अपना येलो रेनकोट पहनकर वहाँ से भाग निकलता है। साथ ही वो अपने साथ वो बुक ले लेता है और रेलवे ट्रैक की तरफ दौड़ने लगता है। हु जिन भी उसके पीछे पीछे दौड़ता है। जीहू अपनी कहानी के अनुसार उस टनल के पास एक छोटे से स्टेशन के पास जाकर रुक जाता है और मामा का वेट करता है। हु जिन उसे कहता है लगता है आज वो आने वाली नहीं है। तभी जीहू उसे कहता है कि नहीं पापा, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था वो ज़रूर आएगी। लेकिन हु जिन अपने बेटे को गोद में ले लेता है और घर की तरफ निकलता है। तभी उसे टनल के पास कुछ दिखाई देता है। जीहू कहता है लगता है वो मेरी मम्मी है। वो कहता है तुम यहाँ पर रुक जाओ, मैं वहाँ पर जाकर देख कर आता हूँ। लेकिन जीहू बात नहीं मानता और वो मम्मा मम्मा कर कर उसके पास चला जाता है। हु जिन उसे भागता देख वो भी डर जाता है और वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो औरत अपने बाल ऊपर कर लेती है और उसे देखकर हु जिन नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी शक्ल हूबहू उसके मम्मी की तरह होती है, यानी कि हु जिन की वाइफ की तरह। लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता। जीहू कहता है आप मेरी मम्मा हो, चलो घर चलते हैं। फिर वो दोनों उसे घर ले आते हैं। जीहू अपनी फैमिली की फ़ोटो उसे दिखाता है और उन्हें कहता है कि आप मेरी मम्मा हो। हु जिन कहता है तुम अंदर जाकर अपने कपड़े बदल लो। जीहू अपने पापा से पूछता है पापा, उसे याद क्यों नहीं आ रहा है। तभी हु जिन उसे कहता है कि लगता है लंबे समय से वो अपने साथ नहीं थी, शायद इसलिए। लेकिन तुम मुझसे वादा करो उसे तुम कुछ भी नहीं बताओगे। जीहू पूछता है कि ऐसा क्यों। पापा कहता है कि हो सकता है इस बारे में उसे जानकर काफ़ी सारी तकलीफ हो सकती है। हम तुम्हारी मॉम को आराम आराम से सब कुछ बताएंगे, ओके। तभी जीहू भी उसके हाँ में हाँ मिला देता है। जीहू की मॉम का नाम यंग सुहा होता है और वो कहती है क्या ये सच में मेरा घर है। जीहू कहता है हाँ, ये हमारा घर है। वो आगे कहता है आप जब से गए थे सारी चीज़ें वैसी की वैसी है। तभी सुहा चारों तरफ अपनी उंगली घुमाती है और कहती है कि इस तरह, क्योंकि सारा सामान बिखरा हुआ होता है। तभी जीहू और हु जिन सामान कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं और अपने जगह पे रखते हैं। सुहा उन्हें देखकर ये कहती है कि मैं थी कहाँ। तभी वो दोनों जन एक कहानी बनाते हैं। वो कहते हैं तुम हॉस्पिटल में थी, क्लाउड आइलैंड हॉस्पिटल में। सुहा कहती है लेकिन हम तो टनल में थे। तभी वो दोनों जन एक कहानी बनाते हैं। वो कहते हैं हम टनल के पास एक गेम खेल रहे थे और खेलते खेलते तुम्हें एक चोट लग गई जिस वजह से तुम नीचे गिर गई और शायद हो सकता है उसी चोट के कारण शायद तुम सब कुछ भूल चुकी हो। अब रात हो जाती है। जीहू सुहा के कमरे में जाकर उसके साथ सो जाता है। यहाँ हु जिन को नींद नहीं आती और वो सुहा के कमरे में चला जाता है और उसे हाथ लगाकर देखता है कि सच में वो घर आ चुकी है और ये कंफर्म करता है। दूसरी दिन सुबह हु जिन फिर से अपने काम पर चला जाता है। जीहू स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है। सुहा उसे बुलाती है और उसके शर्ट के बटन ओपन हो जाते हैं। तभी वो कहती है कि बाप बेटे दोनों एक जैसे हैं। तभी हु जिन उसे ये कहता है कि मेरे तो शर्ट के बटन पहले से ही खुले हैं। तभी सुहा उसे इशारा करती है तो उसके पैंट की जिप खुली होती है। हु जिन कहता है तुम्हारे लिए फ्राइड राइस बना कर रखा है, बाद में खा लेना और आराम करना। हु जिन अपने बेटे को लेकर स्कूल चला जाता है। लेकिन हु जिन जाने के बाद जीहू स्कूल नहीं जाता।
वो वहाँ से सीधे अपने घर आ जाता है और वो मम्मा से ये कहता है कि आज मेरे स्कूल में टीचर नहीं आई थी, इसीलिए सभी को घर भेज दिया। फिर वो दोनों जन मिलकर खूब सारी गेम खेलते हैं। दरअसल जीहू अपनी मॉम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसीलिए वो झूठ बोलता है। रात को तीनों मिलकर डिनर करते हैं। तभी जीहू सुहा से ये कहता है कि मुझे राइस केक खाना है। पापा कहते हैं मम्मी को ज़्यादा तकलीफ मत दो। तभी सुहा सभी के लिए पास्ता बनाना ट्राई करती है। गैस पर ज़्यादा पानी बॉईल होने की वजह से पास्ता बाहर आने लगते हैं। तभी सुहा को बचाने के चक्कर में वूजिन बीच में आ जाता है और उसे प्रोटेक्ट करता है और सभी पास्ता उसके पीठ पर लग जाते हैं। रात को सोने से पहले सुहा उसे कपड़े निकालने को कहती है। वूजिन अपनी पैंट निकालने के लिए तैयार में होता है। तभी सुहा उसे कहती है कि टी शर्ट निकालो, पैंट क्यों निकाल रहे हो। और ये देखकर वो काफ़ी शर्मा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो शायद मेरे साथ इंटीमेट होना चाहती है। वो उसे कहती है कि तुम टी शर्ट निकालो ताकि मैं तुम्हें मलहम लगा सकूँ। वो आगे कहती है कि मुझे याद नहीं कि मैं एक माँ हूँ और तुम्हारी वाइफ। तभी वूजिन उसे समझाते हुए ये कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ तुम्हें याद आने लगेगा। सुमा कहती है हमारी लव मैरिज हुई थी, सही है ना। वूजिन कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है। तो वो पूछती है फिर हमारे बारे में कुछ बताओ। वूजिन कहता है हमारी पहली मुलाकात स्कूल में हुई थी। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वूजिन कहता है हम 3 साल से एक ही क्लास में थे। वो आगे कहता है कि मैं क्लास में सबसे अच्छा स्विमर था। एक दिन हम सब मिलकर पानी में स्विमिंग कर रहे थे, तभी तुम पानी में डूबने लगी थी। फिर तुम्हें मैंने पानी में से बाहर निकाला और उस दिन के बाद मैं तुम्हें हर दिन क्लास में देखता था। तब मुझे पता चला कि तुम्हें बुक पढ़ने का काफ़ी शौक़ है और उस दिन के बाद मैं भी लाइब्रेरी में जाकर बुक पढ़ने की कोशिश करता था। वूजिन आगे कहता है कि हाँ मुझे हमेशा कहता था कि तुम मुझे पसंद करती हो। और एक दिन स्कूल में हम सब डांस कर रहे थे, तभी होंग ने मुझसे कहा कि तुम उसके पार्टनर बन जाओ, यानी तुम्हारे। लेकिन वहाँ पर भी मैंने गड़बड़ कर दी। मेरी गलती की वजह से तुम्हारी नाक फूट गई। और जब स्कूल का आखिरी दिन था तब होंग ने मुझसे कहा कि जाकर बात कर लो, लेकिन मैं घबरा रहा था। फिर तुम खुद आई एक बुक लेकर ताकि हम सब मिलकर उसमें सिग्नेचर कर सके, एक गुड मेमोरीज के लिए। मैंने भी तुम्हारी बुक में सिग्नेचर की और मेरा पेन तुम्हारे बुक में रह गया और मैंने वो बुक तुम्हें दे दी। अब फिर से प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। सुहा उसी पेन को देख रही होती है। तभी जीहू वहाँ आ जाता है और वो नींद में ये कहता है कि मम्मा तुम फिर से स्वर्ग में तो नहीं जाओगी। वूजिन उसकी बातों को घुमाकर यह कहता है कि वो हॉस्पिटल की बात कर रहा है। सुहा आगे पूछती है कि स्कूल के बाद क्या हुआ। वूजिन कहता है मैंने तुम्हें कॉल करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जैसे ही तुम्हारी मैं आवाज़ सुन लेता मुझे कुछ बोलने नहीं होता और मैं कॉल रख देता था। होंग मुझे काफ़ी फोर्स करता था तुमसे बात करने के लिए। फिर ऐसे दिन निकल गए। फिर एक दिन मैंने कॉल किया, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारी आवाज़ सुनी मैं फ़ोन रखने वाला था, लेकिन होंग ने मुझे फ़ोन रखने नहीं दिया। फिर मजबूरन मुझे तुमसे बात करनी पड़ी और मैंने बातों बातों में मैं तुमसे पेन मांग बैठा, वही पेन जो स्कूल के दिनों में तुम्हारी बुक में मैंने रख दिया था। फिर तुमने मुझे कहा कि स्कूल के बाहर मिलो, मैं तुम्हें पेन दे दूंगी। उसके बाद दोनों वो स्कूल के बाहर मिलते हैं। वूजिन उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता। जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाकर उसे लंच के लिए इनवाइट करता है। फिर वो दोनों लंच के लिए रेस्टोरेंट चले जाते हैं और वहाँ वो हल्की फुल्की बातें करते हैं। अब रात हो जाती है। सुहा और वूजिन बस का वेट करते हैं। सुहा एक के पीछे एक बस छोड़ते जाती है ताकि वूजिन मुझसे बात करे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फिर फाइनली एक लास्ट बस होती है और उस बस का ड्राइवर उनसे ये कहता है कि ये आखिरी बस है। सुहा को मजबूरन उस बस में चढ़ना पड़ता है, लेकिन वूजिन से वो ये कहती है कि हम बारिश के बाद मिलेंगे। इतना कहकर सुहा उस बस में बैठ जाती है, लेकिन कुछ देर बाद उस बस को फॉलो करते करते वूजिन उसके पीछे पीछे आता है और चलती बस में वो चढ़ जाता है और सुहा से ये कहता है कि मैं बारिश ख़त्म होने का वेट नहीं कर सकता। तभी बस ड्राइवर उसकी कॉलर को पकड़ता है और उसे खींचकर पीछे लेता है और उसे ये कहता है ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं है जो कि तुम चलती बस में चढ़ जाओ। और ये बात सुनकर जीहू नींद में हंसने लगता है। दूसरे दिन जीहू स्कूल में होता है। तभी 3 बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। उसमें का एक बच्चा कहता है कि मेरे डैड जब भी कार धोते हैं उसके नेक्स्ट डे बारिश हो जाती है, जिस वजह से उन्हें फिर से दोबारा कार को वॉश करना पड़ता है। दूसरी तरफ होंग वूजिन को रेस्टोरेंट बुलाता है।
होंग पहले से ही एक लड़की के साथ है, उसे देखकर हुजिन समझ जाता है और वो वहाँ से निकल रहा होता है। होंग उसे कहता है, आखिर तुम्हें उस लड़की से मिलने में हर्जी क्या है? हुजिन कहता है कि वो वापस आ गई है। होंग उसे कहता है कि तुम पागल हो रहे हो, अपने आप को संभालो, वो कभी वापस नहीं आ सकती। हुजिन उसकी बात सुन लेता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रात के समय हुजिन सोया हुआ होता है, तभी बाहर पेंगुइन के कॉस्ट्यूम में होंग आ जाता है। हुजिन उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम शराब पीकर आए हो। हुजिन उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, तभी वो घर की दूसरी तरफ से अंदर घुस जाता है। घर के अंदर घुसने के बाद उसे सुआ दिख जाती है। सुआ को देख के वो काफ़ी डर जाता है और वो डर के मारे घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। सुआ उसे कहती है कि तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। सुआ उसके लिए पानी लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो डर के मारे चिल्लाने लगता है और वो कॉस्ट्यूम के जरिए जैसे तैसे कर कर भागने की कोशिश करता है। अब हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सुआ और हुजिन थिएटर में बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। हुजिन उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में वो सामने वाले के पाँव पकड़ लेता है। उसके बाद वो दोनों बस का वेट करते हैं। तभी सुहा खुद हुजिन के जैकेट में हाथ डालती है और हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है और वही सीन को हमें कंटिन्यू दिखाया जाता है। उसके बाद वो दोनों घूमने जाते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और उस दिन के बाद तीनों जन मिलकर हर एक पल को एंजॉय करते हैं। और एक रात मज़े कर कर वो घर आते हैं, तभी हुजिन ज़मीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। तभी होश में आने के बाद सुहा उसे पूछती है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है और ये कब से चल रहा है? हुजिन उसे कहता है, जब हम मूवी देखने के बाद तुम्हें घर ड्रॉप किया, उस दिन के बाद मेरे लाइफ में एक अजीब सी एनर्जी आ गई। मैं पहले से ज़्यादा स्विमिंग में प्रैक्टिस करने लगा, जिम में मैं फोकस करने लगा और एक दिन मेरी कंपटीशन थी और मैं स्विमिंग कर रहा था तो मैं अचानक से बेहोश हो गया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मेरे ब्रेन के अंदर कंट्रोल हार्मोन्स का प्रॉब्लम है। उसके बाद मैंने दवाई लेना शुरू कर दी। डॉक्टर ने मुझे कहा कि स्विमिंग छोड़कर तुम नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। उसके बाद मैं नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा था। फिर तुम आई मुझे समझाने के लिए, लेकिन मैंने तुम्हें भी दुखी कर दिया। फिर मैं डरने लगा अपने अकेलेपन से। फिर एक दिन मैंने तुम्हें एक जगह पर देखा, लेकिन तुम गाड़ी से किसी और के साथ चली गई। लेकिन मैं खुश था तुम्हें खुश देखकर और मैंने अपने आप को मान लिया था कि मुझे आगे का सफ़र अकेले ही तय करना होगा। कुछ दिनों बाद तुम्हारा कॉल आया और कॉल पर तुमने मुझसे ये कहा कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो या नहीं। फिर मैं तुम्हारा स्टेशन पर वेट कर रहा था, वहाँ पर तुम आ गई और मेरे गले से लग गई। वहाँ पर हमने डिसाइड किया कि हम शादी कर लेंगे और कुछ सालों बाद जियो का बॉन्ड हुआ। अगली सुबह तीनों मिलकर नाश्ता कर रहे थे, तभी टीवी पर न्यूज़ आती है कि रेनी सीजन ऑलमोस्ट 2 हफ्ते में ख़त्म होने वाला है। जिहू दौड़कर उस टीवी को बंद कर देता है। आगे सुहा साफ सफाई कर रही होती है, तभी उसे एक डायरी मिलती है। सुहा उसके बाद जियो को नाश्ता बनाना सिखाती है, कपड़े सुखाना सिखाती है, घर कैसे साफ़ रखना है ये उसे सिखाती है, नहाने के पहले शैम्पू कैसे सिर में लगाना है ये उसे सिखाती है। दूसरी तरफ मौका देखकर हुजिन और उसका दोस्त होंग दोनों मिलकर लकड़ियों से टनल बंद करने की कोशिश करते हैं। तभी हुजिन को एक लेडी का कॉल आता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद उसे ये पता चलता है कि जियो अपने फ्रेंड के डैडी की कार वॉश कर रहा होता है। हुजिन जियो को पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जियो कहता है कि मेरे क्लासरूम में जब ये कह रहा था कि मेरी डैडी की कार जब भी वॉश होती है दूसरे दिन बारिश हो जाती है, इसलिए मैं इसके डैडी की कार वॉश कर रहा था ताकि बारिश शुरू हो जाए। और ये कहते कहते वो रोने लगता है। अगले दिन सुबह सुहा होंग के शॉप में जाती है और वो उसे कहती है कि तुम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हो और लाइफ में हमेशा ऐसे दोस्त बनकर रहना। उसके बाद उसके शॉप में से एक केक लेती है और वो सीधे अपने घर आ जाती है। उसके बाद सुहा और हुजिन दोनों मिलकर जियो का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हुजिन इस सारी पल को कैमरे में शूट कर लेता है एक अच्छी मेमोरी की तौर। उसके बाद वो दोनों जन अपना फैमिली एक फ़ोटो निकाल लेते हैं। कुछ दिन बाद जियो के स्कूल में एक फंक्शन होता है जिसमें सभी बच्चों को अपने बारे में कुछ ना कुछ तो बताना होता है। जब जियो का नंबर आता है तो वो कुछ नहीं बोल पाता। उसकी आंखें मम्मी को ढूंढने में लगती है। जब वो दिख जाती है तब वो बोलना शुरू कर देता है। वो कहता है, आज के बाद मैं अपना नाश्ता खुद बनाऊंगा, मैं घर की अच्छी से सफाई रखूंगा और मैं पापा का भी ख्याल रखूंगा। और इतना कहने के बाद सभी पेरेंट ज़ोर से ताली बजाते हैं।
दूसरी तरफ हुजिन स्विमिंग ट्रेनर को बचाने के लिए पानी में जंप कर देता है क्योंकि उसके सिर पर सीलिंग बल्ब निकलकर गिर गया था, जिस वजह से वो बेहोश हो गया था। उसे बचाते बचाते लगभग वो भी बेहोश हो चुका था उसके हेल्थ इशू के वजह से। हुजिन को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। रास्ते में वो उतर जाता है और वो घर की तरफ दौड़ता है। दूसरी तरफ जियो भी दौड़ते दौड़ते घर पहुंच जाता है। वहाँ उसे एक बुक मिल जाती है और बुक के पेज पर यह लिखा होता है कि मैंने आखिरी रेन ड्रॉप ट्रेन मिस कर दी है, तुम मेरे पीछे मत आओ। ये पढ़ने के बाद जियो उसी टनल के पास भागते भागते जाता है। वहाँ उसे मॉम मिल जाती है और वो उसे ये कहता है कि आप मुझे छोड़कर मत जाओ। सुहा कहती है ध्यान से सुनो, मुझे अब जाना होगा, तुम वापस घर पर चले जाओ। जियो कहता है मम्मी मुझे माफ़ कर दो। सुहा पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। जियो कहता है कि आपकी डेथ मेरे वजह से हुई है। वो पूछती है कि तुम्हें ये किसने कहा। जियो कहता है कि मुझे ये रिलेटिव लोगों ने कहा। जियो आगे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे वजह से आपकी डेथ हो गई। मैं नहीं जानता कि मैं आपके लिए एक अच्छा लड़का साबित हुआ कि नहीं, मुझे माफ़ कर दो। सुहा कहती है मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे लाइफ में आ गए। जियो कहता है कि सभी लोग तो ये कहते हैं कि मेरा बॉन्ड अगर नहीं होता तो आप और डैड लॉन्ग लाइफ जीते। सुहा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, जब तुम हमारी लाइफ में आ गए तब हमारे लाइफ में खूब सारी खुशियाँ आ गई। वो आगे कहती है जब तुम हमारी लाइफ में नहीं होते तो हम 100 साल भी जीते तब भी हम इतने खुश नहीं हो पाते। मम्मा अभी क्लाउड आइलैंड जाएगी, लेकिन तुमने मुझसे कुछ वादा किया है, तुम अपने पापा का और खुद का ख्याल रखोगे और लाइफ में तुम ग्रो करोगे। जियो कहता है मैं आपका प्रॉमिस कभी नहीं भूलूंगा, मैं उसे हमेशा हमेशा फॉलो करते रहूँगा। और यहाँ हुजिन भी गिरते संभलते उस टनल के पास पहुँचने की कोशिश करता है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है। सुबह जियो के सोने के बाद हुजिन से ये कहती है कि तुम हमेशा खुश रहना। हुजिन कहता है जब तुम खुश रहोगी तो मैं अपने आप खुश रहूँगा। सुबह आगे कहती है जब जियो बड़ा हो जाएगा तो वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखेगा, मैं तुम्हारा वेट करूँगी, जब तुम आओगे तो हम दोनों साथ साथ क्लाउड आइलैंड में रहेंगे। अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ हुजिन फाइनली टनल के पास पहुँच जाता है। वो सुहा को देख लेता है और फाइनली सुहा वहाँ से चली जाती है। अब हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ जियो खुद का नाश्ता बनाता है और डैड भी तेज़ साइकिल चलाते हैं। वो भी थोड़ा थोड़ा पानी में बच्चों को अब स्विमिंग सिखाना शुरू कर देता है। रात के समय हुजिन अपनी मेडिसिन लेता है, तब उसे एक की मिलती है। उस की से वो एक ड्रॉअर ओपन करता है, उसमें सुहा की नोटबुक होती है। वो कहती है 2 मार्च 1919 मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। मैंने तुम्हें पहली बार देखा और तुम्हें देखते ही मैंने तुम्हें पसंद कर लिया। और जब मुझे ये पता चला कि तुम स्कूल में पहले दिन ही लेट पहुँचे हो तब तुम्हारा नाम मुझे पता चला, हुजिन। फिर मुझे पता चला कि तुम स्विमर स्टूडेंट हो और मैं खुश थी कि तुम मेरे ही क्लास में हो। तुमने मुझे पानी में डूबने से बचाया। जब क्लासरूम में तुमने मुझसे पेन मांगा तो मैं स्टूपिड से तुम्हें देखती रह गई। मैंने जानबूझकर उस दिन डांस स्टेप गलत कर रही थी ताकि मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकूं। फिर मेरी नाक फूट गई और जब हमारी क्लास का आखिरी दिन था तब मुझे पता चला कि होंग और तुम मेरे वजह से झगड़ रहे हो। तब मैं सामने से बुक लेकर तुम्हारे पास आई ताकि मैं तुमसे कुछ बात कर सकूं, पर मैं तुमसे बात नहीं कर पाई। लेकिन तुम्हारा पेन मेरे बुक में रह गया और ये देखकर मैं काफ़ी खुश थी। उस दिन के बाद उस पेन को लेकर मैं फ़ोन के पास बैठती थी, सोचती थी कि मैं तुम्हें कॉल करूं, पर हिम्मत नहीं होती थी। और जब मैंने ठान ही लिया कि मैं तुम्हें कॉल करूंगी तब तुम्हारा कॉल आ गया। तुम और होंग दोनों मिलकर कॉल पर झगड़ रहे थे और मुझे पता चला कि ये तुम्हारा कॉल है। तब तुमने पेन की डिमांड की। तब मैंने सोचा चलो इसी बहाने तुमसे मुलाकात होगी और कुछ बातें होगी। उस दिन के बाद मैं काफ़ी खुश थी क्योंकि मैंने तुम्हारा पहली बार हाथ पकड़ा था। फिर एक दिन तुम्हारा लेटर आया और उसमें लिखा था कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। ये पढ़ने के बाद मैं अंदर से पूरी तरह से टूट गई। मैं तुम्हें काफ़ी मिस करती थी। एक दिन मैं किसी के साथ कार में बैठकर जा रही थी, तब मैंने तुम्हें देखा। मैंने तुम्हें आवाज़ लगाया लेकिन तुमने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैं तुम्हें फॉलो करते करते आगे बढ़ी और सुहा का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी आत्मा यानी सोल भविष्य में पहुंच जाती है, जहां उसे पता चलता है कि जिहो उसका लड़का है। सुहा आगे कहती है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब मेरी एज 25 थी और मेरी याददाश्त चली गई थी और मैं सीधे तुम लोगों को 8 साल बाद मिली।
अब मेरी एज 33 है, तो इसका मतलब हमारा बच्चा 8 साल का है। मैं फिर से तुम्हारे साथ लाइफ को एंजॉय करने लगी, तुम्हारे साथ, जीहों के साथ। और मैं जब हॉस्पिटल में वापस आ गई तो मुझे पता चला कि 6 हफ्तों से मैं कोमा में थी। मुझे लगा कि ये सपना है, लेकिन मेरा मन ये सब नहीं मान रहा था। मुझे लग रहा था कि ये हकीकत थी। उस दिन के बाद मैं तुम्हारे घर पर भी गई और पता लगाने की कोशिश की, लेकिन तुम वहाँ पर नहीं थे। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि ये वाकई में सपना था, लेकिन मन नहीं मान रहा था कि ये सपना है। हमारी शादी हो गई है और हमारा बच्चा है जिसका नाम जीहों है। मैं भगवान से प्रार्थना करने लग गई कि ये सपना सच हो जाए, पर इसे देखने के लिए मुझे 32 ईयर्स तक वेट करना होगा। मैं अंदर से डर गई, सोचा मर जाऊँ ताकि मैं फिर से तुमसे आकर मिल सकूँगी। फिर मैंने सोचा कि तुमसे मिलने का और एक रास्ता है। मुझे वही जाना होगा जहाँ भविष्य में जीहों और मैं तुम्हें मिली थी, यानी कि उस टनल के पास, उस स्टेशन के सामने। फिर मैंने तुम्हें कॉल किया और मैंने पूछा कि तुम आओगे या नहीं। मैं ट्रेन में थी और मुझे पता था कि मैं तुमसे आकर मिलूँगी, बी विथ यू। फाइनली हुजिन उसे मिल जाता है और ये पढ़ते पढ़ते काफ़ी टाइम निकल जाता है। अब जीहों भी बड़ा हो चुका है, वो 20 साल का है। आज उसका बर्थडे होता है और अंकल होंग उसके लिए केक लेके आते हैं। जीहों अंकल होंग से कहता है कि आज मुझे तुम घुमाने लेकर चलो। अंकल होंग कहते हैं तुम्हें अच्छा लगता है मुझे इस उम्र में तकलीफ़ देना। फिर वो दोनों टाउन घूमने निकल जाते हैं। जीहों अपने पापा से कहता है खाने पर मेरा वेट करना, मैं आऊँगा। वूजिन उसे कहता है तुम मेरी फ़िक्र छोड़ो और अपनी लाइफ जियो। और इसी के साथ ये प्यारी सी लव स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आशा करता हूँ आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई होगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस मूवी का एंड ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है और यही बात इसे और मूवी से अलग करती है। और कोरियन मूवी इसी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी को प्रेजेंट करने में जाने जाते हैं। अगर आपको इस मूवी का एंड अच्छे से जानना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं इसके ऊपर एक अलग से छोटी सी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। वीडियो अगर पसंद आया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना।